चलिए बढ़ते आगे, बात अब करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित कर रही है और प्रदेश के सभी 403 विधानसभा सीटों पर यह प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। 5 सितंबर से इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आगाज होगा। 5 सितंबर को प्रदेश के 17 महानगरों में इस प्रबुद्ध वर्ग महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय सीट वाराणसी से इसकी शुरुआत करेंगे। प्रयागराज में राधा मोहन सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं, अयोध्या में स्वतंत्र देव सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल लखनऊ से, कानपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इसकी शुरुआत करेंगे और 6 से 20 सितंबर के बीच अलग अलग विधानसभाओं में इस सम्मेलन का आयोजन होगा। तो पहले दिन अगर 5 तारीख की बात करें तो 17 जो महानगरीय विधानसभा है वहां से इस सम्मेलन का आगाज होगा। उसके बाद 6 तारीख से यानी 6 सितंबर से 20 सितंबर के बीच बाकी के बचे विधानसभा सीटों पर इस सम्मेलन का आयोजन होगा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। मनीष इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के तमाम दलों के साथ, जिस तरीके से विपक्ष के तमाम दल कोई प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहा है, कोई अलग अलग वर्गों का सम्मेलन कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी भी इसी क्रम में इस सम्मेलन का आयोजन कर रही है। फोकस क्या है इस सम्मेलन का? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब उत्तर प्रदेश की चुनाव की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में हम चुनाव की जब बात करेंगे तो देखना होगा कि देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे माना जाता है कि अगर आपको दिल्ली पे काबिज होना है तो उत्तर प्रदेश से होकर जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जब भी बात होगी तो यहाँ पे होती है कास्टिज्म, वोट बैंक की बात। अलग अलग उसमें माने जाते हैं। 15% के आसपास माना जाता है कि आपका ब्राह्मण समाज माना जाता है। 45 से 35% के बीच में आता है कि यादव को हटा देंगे तो ओबीसी है, और अगर 45 के ऊपर माना जाता है कि ओबीसी यादव सहित माना जाता है। तो जो वोट बैंक की राजनीति है वो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ समझने वाली होती है। हर एक दल, हर एक राजनीतिक दल एक सम्मेलन कर रहा है इस समय। कभी कोई स्वाभिमान रैली कर रहा है, कोई संविधान बचाओ न्याय रैली कर रहा है, तो कोई प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहा है। उसी कड़ी में बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है। हालांकि इस चीज़ में मानेंगे तो बसपा ने पहले हाथ मार लिया था। बसपा ने अपने सभी मंडलों में प्रबुद्ध सम्मेलन किया और सतीश चंद्र मिश्रा के अगवानी में किया था। हालांकि शुरुआत जब हुई थी तो हमें याद तो बताने थे कि उसको ब्राह्मण सम्मेलन के नाम दिया गया था, पर बाद में उसको प्रबुद्ध जन से कर दिया गया। वही राजनीति है, वही एक फिर से कड़ी माना जा रहा है। बीजेपी अब इस पे एक दांव खेले जा रही है, प्रबुद्ध जनों के साथ सम्मेलन करके उनको कैसे जो रणनीति है, जो कार्य किए गए हैं, या जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो नीतियाँ थी उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है प्रदेश में, उसको लेके वो अपना उनको बताने की कोशिश करेगी। और जो प्रबुद्ध जन है, जो एक समाज है, उसको संगठित करने की एक कोशिश की जा रही है। अब देखना ये होगा कि जो बसपा है जो पहले से कर रही है, या फिर जब जो बीजेपी जो पूरे 403 विधानसभाओं में ऐसा सम्मेलन करने जा रही है, उस पर कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर अगर आपको बता दें कि बीजेपी भी अब ये माना जा रहा है कि 2022 का जो चुनाव है उसका जो रण है अब उस पर पूरी तरह से रंग में आ गई है। अब देखना ये होगा कि जो प्रबुद्ध समाज है, जो कि एक विशेष वर्ग को साधने की बात की जा रही है, वो किस तरफ जाता है और 2022 में वो किसको अपना जो कास्टिज्म के जो वोट कास्ट मनीष हम ये मानकर चले, वोट कास्ट सकते हैं, ये तो आने वाला। मनीष हम ये मानकर चले कि समाजवादी पार्टी बीएसपी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों पर नजर गड़ाए हुए है, क्योंकि ये ऐसा वर्ग है, ये ऐसी जाति है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट वोट बैंक माना जाता है, और अलग अलग कारणों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, संगठन से इनकी नाराजगी है। तो उस नाराजगी को भुनाने की कोशिश जो पार्टियां कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है कि उनको कोई नुकसान ना हो, इसलिए ये भी अब ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं।
तौर पे देखिए आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल की कुछ घटनाओं की अगर बात करेंगे, पिछले कई दिनों से बात करेंगे, तो विपक्ष ने हमेशा जो योगी सरकार है उसको हमेशा से ब्राह्मण विरोधी सरकार घोषित करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। कहीं भी अगर आप बात करेंगे तो ब्राह्मण विरोधी सरकार क्या दिया गया है। उसी संबंध में आप देखेंगे कि कैसे ब्राह्मणों को जोड़ने की बात की जा रही है। बसपा अपना प्रबुद्ध सम्मेलन, जो कि ब्राह्मण सम्मेलन के नाम से था, उसको प्रबुद्ध सम्मेलन करके ब्राह्मणों को उससे भी इसको समझने की बात है। एक 15 से 16% का वोट बैंक आता है, जो पूर्वांचल में बहुत अच्छी स्थिति रखता है। पूर्वांचल में बहुत ज़्यादा जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो अच्छा माना जाता है। पश्चिमों की अगर बात करेंगे तो जाट लैंड कहा जाता है, पर वहाँ पे भी जो ब्राह्मण समाज है उसका अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। तो जो 15% एक वोट बैंक है, आपको अगर उसको साधना है, आपको उसको मनाना है, तो इससे अच्छा कोई समय नहीं होगा जब आपका चुनाव में आप जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपके शीर्ष नेतृत्व उसको वहाँ पे आपको आगे कर रहा है। माना जा रहा है कि अगले 1 महीने बाद नवरात्र से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह सभी जो नेता हैं वो भी यूपी का दौरा करेंगे। तो उसके पहले जो डैमेज कंट्रोल की जो आपने बात की थी, बिल्कुल सही है कि उसके पहले जो भी चीज़ें हैं वो डैमेज कंट्रोल करके एकदम प्लेन पिच दी जाएगी कि अपनी खेल को, अपने जो ये रण है इस पे जो खेला जाए, वो पिच जो है वो पहले तैयार करने की कोशिश की जा रही है। जो गड्ढा चलिए ठीक है मनीष, दूसरी पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि ब्राह्मण वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी से अलग किया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कवायद शुरू कर दी है कि ये वोट बैंक उनसे ना खिसके। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। आज श्रीनगर से जन आशीर्वाद रैली की शुरुआत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। पुष्कर सिंह धामी बाबा कमलेश्वर का आशीर्वाद भी लेंगे। इस दौरान एक जनसभा भी रखी गई है और इस जनसभा को संबोधित करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इसी दौरान वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं से जनता को अवगत करवाएंगे, लोगों को राज्य सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। जन आशीर्वाद रैली में जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी लेने जा रही है। तो जन आशीर्वाद यात्रा और जन आशीर्वाद रैली के जरिए उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाने की कवायद कर रही है। और इस रैली का आगाज आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री करने वाले हैं। आगे चलकर इस रैली में जो उत्तराखंड से केंद्र में मंत्री हैं अजय भट्ट, उनको भी शामिल होना है। और इसका मकसद यही होगा कि केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में जनता को अवगत करवाया जाए। बाबा कमलेश्वर का आशीर्वाद भी मुख्यमंत्री लेने वाले हैं। श्रीनगर से इस जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो रही है। लोगों को राज्य सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जन आशीर्वाद रैली का आह्वान किया गया। देश के अलग अलग प्रांतों में इस जन आशीर्वाद रैली को काफ़ी सफलता भी मिली है। अब उत्तराखंड में भी उम्मीद की जा रही है कि इस जन आशीर्वाद यात्रा, जन आशीर्वाद रैली को जनता का समर्थन मिलेगा। सुदीप जैन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के साथ। सुदीप, कितने दिन का कार्यक्रम है ये जन आशीर्वाद रैली, और मुख्यमंत्री जब आज इस रैली को संबोधित करेंगे तो उनका फोकस तो ये होगा कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनके बारे में जनता को अवगत करवाएं? जी देखिए, आज का जो पौड़ी जिले से और पौड़ी आशीर्वाद यात्रा को संबोधित करेंगे और उस यात्रा में कुछ देर के लिए चलेंगे। भी भाजपा के बड़े नेता जन आशीर्वाद यात्रा में पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री का भी टेक ऑफ होने की तैयारी है। वो पौड़ी जिले के लिए टेक ऑफ करेंगे देहरादून से। महत्वपूर्ण आज का दिन ये भी है कि राज्य सरकार, केंद्र व राज्य सरकार की अपनी उपलब्धियों को, युवाओं बेरोजगारों के लिए जो काम किए, रोजगार के जो अवसर पैदा किए, कोविड काल में जो अच्छा काम हुआ, गरीबों को मुफ्त राशन मिला, मुफ्त वैक्सीन की व्यवस्था हुई कोविड के लिए, तो इन सारी चीजों का जिक्र होगा। साथ ही उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी से अपनी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से भी जोड़कर देख रही है, क्योंकि पार्टी पहले ही युवा मुख्यमंत्री 60+ का नारा दे चुकी है।
चलिए, नहीं तो अब आखिरकार इस रैली के जरिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही जनता तक पहुंचने की, लेकिन इसके उलट कांग्रेस पार्टी या जो विपक्षी पार्टी वहां पर आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है अपनी पैठ जमाने की, उनकी तरफ से इस पर बड़ा हमला हो रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की तो खुद आज जन परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है 3 दिनों की, जो कि खटीमा से शुरू होगी। खटीमा मुख्यमंत्री की विधानसभा सीट भी है, इसलिए कांग्रेस ने संदेश देने के लिए खटीमा को चुना है। 3 दिनों की उनकी यात्रा होगी, 3 से 6 तारीख तक, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई और कृषि कानून, जो 3 बिल जिनका विरोध कर रही है कांग्रेस, उसके खिलाफ वो विरोध करेगी और जनता को अपने पक्ष में जुटाने के लिए माहौल बनाएगी कांग्रेस। तो ये इनका विरोध है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, तो आम आदमी पार्टी समय समय पर समसामयिक मुद्दों पर राज्य सरकार का विरोध करके या मंत्रियों के आवास का घेराव करके अपना विरोध दर्ज करा रही है। जहां तक यात्रा संबंधी कोई प्रश्न है, तो आम आदमी पार्टी की फिलहाल दिनों में कोई यात्रा ऐसी प्रस्तावित नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुदीप जैन। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं सुपरटेक की। सुपरटेक के ट्विन टावर के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हैं और इस मामले में किसी तरीके की लापरवाही ना हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने पहले एसआईटी जांच के आदेश दिए और अब एसआईटी की जो जांच कमेटी बनी है, उस जांच कमेटी में एक आईपीएस अधिकारी को शामिल किया गया है। और अब इस खेल को आप इस तरीके से समझिए, इस बात को आप इस तरीके से समझिए कि एक आईपीएस को इस एसआईटी की टीम में शामिल करने का मतलब क्या है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में जो जांच की सुई है वो ज्यादातर वरिष्ठ अधिकारी यानी अधिकारियों पर है और वो वरिष्ठ अधिकारी आईएएस हैं और इसकी जांच भी आईएएस अधिकारियों को करना है। तो कहीं वो आईएएस लॉबी इन्फ्लुएंस ना हो जाए, कोई खेल ना कर दे, एक आईएएस दूसरे आईएएस को बचाने की कोशिश ना करे, इसी को देखते हुए वहां पर एक आईपीएस की एंट्री कर दी गई। एसआईटी की टीम में एक आईपीएस अधिकारी को शामिल कर दिया गया है। अभी तक कहा यह जाता था कि ब्यूरोक्रेसी में सरकार की चलती नहीं है, लेकिन यूपी में योगी ब्यूरोक्रेसी को चलाते हैं। मुख्यमंत्री इस बात को जानते थे कि किस सुपरटेक बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी के अफसरों की गठजोड़ की जांच के लिए जो कमेटी बन रही है, वो कमेटी आईएएस अधिकारियों के खिलाफ भी जांच करेगी। उन्हें इस बात का इल्म भी था कि आईएएस अधिकारी दूसरे आईएएस के खिलाफ जांच में पक्षपात कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है और जो आईएएस लॉबी है वो कहीं कोई खेल ना करे। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है और एसआईटी में उन्होंने एक आईपीएस को शामिल कर दिया है ताकि जांच किसी तरीके से प्रभावित ना हो पाए। और आईएएस की बात कर रहे थे तो एक और आईएएस अधिकारी ने टोक्यो में अपना जलवा बिखेरा हुआ है। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई टोक्यो पैरालंपिक में जलवा बिखेर रहे हैं। सुहास ने इंडोनेशिया के खिलाड़ी को हरा दिया है। सुसांटो हैरी को सुहास ने 21-6, 21-12 के 2 सेटों में यानी सीधे सेटों में मात दी है। पैरा बैडमिंटन पुरुष सेमीफाइनल में सुहास ने जगह बना ली है। सुहास एलवाई देश के इकलौते और संभवतः पहले आईएएस अधिकारी हैं जो पैरा ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे हैं और सुहास ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। यहां से आप ये मान कर सकते हैं कि सेमीफाइनल में जीत का मतलब पैरा ओलंपिक में सुहास अपने लिए एक मेडल पक्का कर लेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।